Yes, students. Yes, very good afternoon, Aradhya, Ayush, Ashish, Priya, Robin. Very good afternoon. In last class, yes, Ram Ram. Ram Ram, Robin. Last class में we were discussing about the oceans, right? हम लोगों ने किया, फर्स्ट किया पैसिफिक ओशियन, सेकंड किया अटलांटिक ओशियन, राइट? Yes, Ravina, very good afternoon. I think you were absent in last 2-3 classes. Yes, Priya, you were also absent. हाँ जी. So today we'll start with the Indian Ocean, Hind Mahasagar, right? Indian Ocean. अगर हम देखें जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, राइट? हिंद महासागर थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है इंडियन ओशियन, ठीक है ना? और इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री एंड दैट इज आवर कंट्री. हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर है, वो भी हमारा देश इंडिया. सो दिस शोज व्हाट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, कि प्राचीन काल में भारत का कितना महत्व रहा कि एक हिंद महासागर. देखिए, किसी का नाम जो पड़ता है, आसपास कोई लैंडमार्क प्रसिद्ध चीज होती है, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ता है. सो दिस इज द रीजन इंडिया जो है एंशिएंट टाइम में इट वाज अ फेमस कंट्री. तो पूरे हिंद महासागर का नाम उसके नाम पर पड़ गया, ठीक है ना? इंडियन ओशियन. सो एक रफ मैप अगर हम बनाए हिंद महासागर का, दिस इज एशिया, 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 दिस इज एशिया. यहां हम चले, ये आ गया अपना इंडिया, राइट? इंडिया. इंडिया के बाद दिस इज अरेबियन प्लेट्यू, ठीक है ना? और आपको पता अरब प्लेट्यू से कौन सा कॉन्टिनेंट अटैच्ड है? दैट इज Africa. Africa. So a rough map of Asia, right? Yes, take this. ठीक है, this is Africa. इसके ऊपर चलेंगे तो यूरोप आ जाएगा. दिस होल कॉन्टिनेंट इज एशिया. और एशिया के नीचे इधर आ गया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? सो ये सारा पानी हिंद महासागर है. और अगर हम दूर से इसका शेप देखें, अफ्रीका के पास यहाँ एक आइलैंड भी है. कैन यू नेम व्हाट इज दिस? ये आइलैंड कौन सा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Which island is this? ये आइलैंड कौन सा है? Any idea? दूर से अगर हम देखें, सो इस महासागर का आकार, क्योंकि इंडिया पेनिनसुला बीच में आ गया, दूर से देखने में इसका आकार कैसा है? एम लेटर शेप. यस यस आयुष, वेरी गुड. इट इज मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर द्वीप. ये मेडागास्कर है, अफ्रीका को बिलोंग करता है मेडागास्कर आइलैंड. और ये जो सारा सागर है ये कौन सा है? इंडियन ओशियन,
हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है ना। 3 कॉन्टिनेंट से घिरा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है। और देखा जाए ये सागर आधा महासागर है। आपने देखा पैसिफिक ओशियन ऊपर से लेके नीचे तक था, अटलांटिक ओशियन ऊपर से लेके नीचे तक था, बट इंडियन ओशियन में ऊपर क्या आ गई, जमीन, कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है ना। सो ये हाफ ओशियन है और दूर से देखने पे इसका आकार कैसा है, एम लेटर शेप, ठीक है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष, हर्षवर्धन। तो एक रफ सा मैप आप बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, यहाँ आपको पता छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, ये क्या है, इंडोनेशिया। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एक रफ सा मैप आप बना लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि इंडियन ओशियन किस किस कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो जस्ट राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। इंडियन ओशियन, इट इज द 3rd लार्जेस्ट ओशियन। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ एम लेटर शेप। इसका आकार एम आकार का है, इसका आकार एम आकार का है। Next point, it is the only ocean, it is the only ocean which is named after a country, which is named after a country, that is India. This shows historical importance of India. This shows historical importance of India. हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर है, हिंदुस्तान। ये प्राचीन काल में भारत के महत्व को दर्शाता है, भारत के महत्व को दर्शाता है। यस, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यस, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यस प्रिया, वेरी गुड। यस हर्षवर्धन, आशीष, यस वेरी गुड। मेडागास्कर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड तो हमें पता है ग्रीनलैंड, राइट, लेकिन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड, पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड, या इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड। यस यस सुप्रिया, करेक्ट है आपका आंसर। सो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर आइलैंड। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड is the Madagascar island is the largest island of Indian Ocean. मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। देन यस, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच। देखो हमने देखा वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट है मरियाना ट्रेंच, हमने अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच भी देखा था। यस, इंडियन ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? यस हर्षवर्धन, यस प्रिया, वेरी गुड, इट इज जावा ट्रेंच। यस प्रिया, यस जावा और सूंडा, याद रखना जावा और सूंडा एक ही के नाम है, ठीक है। यहाँ है इंडोनेशिया के द्वीप, तो यहाँ पर है जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, या इसको हम सूंडा ट्रेंच भी कहते हैं, दोनों एक ही के नाम है, ठीक है, जावा ट्रेंच और सूंडा ट्रेंच। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, जावा ट्रेंच और सूंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच और सूंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन। जावा गर्त या सूंडा गर्त इस महासागर की सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी गर्त है, क्लियर। व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या है? व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होता है? एनी आइडिया? ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पेनिनसुला क्या होता है? जस्ट बेसिक आइडिया, जो आपको आइडिया है वो आंसर करिए। पेनिनसुला क्या होता है? यस, नो आंसर। देखो ये जमीन दिख रही है, इंडिया की जमीन, ये तीन तरफ पानी से घिरी हुई है। यस प्रिया, a piece of land surrounded by water from three sides. Yes, yes Supriya, land surrounded by water from three sides. Yes Harshvardhan, yes very good Ravina, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ पानी से घिरा है। देखो चारों तरफ घिरा होता है तो हम कहते हैं द्वीप, आइलैंड, और अगर तीन तरफ घिरा है तो इसको हम कहेंगे प्रायद्वीप, पेनिनसुला। आपको दिख रहा है ये इंडिया इतना बड़ा हिंद महासागर है, इसीलिए तो प्राचीन काल में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था। अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया भी जाना है तो बीच में स्टॉपेज कहाँ मिलेगा? इंडिया पे, तब वो आगे जा सकते हैं, वरना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो एशिया का अगर यूरोपियन देश के साथ व्यापार होता था तो ये जहाज यहीं से जाते थे, तो इंडिया एक बीच में सेंटर पॉइंट आता था। इसीलिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पोजीशन हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। कैसे? एक जमीन है तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, ऐसी जमीन आपने वर्ड सुना भारतीय प्रायद्वीप, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप।
फिर से देखो, आपको एक जमीन और यहां दिख रही है, ध्यान से देखो, ये जमीन भी तो तीन तरफ पानी से घिर गई, इधर भी पानी है ना, यहां भी पानी, यहां भी पानी, तो ये भी तो प्रायद्वीप हो गया, तीन तरफ पानी से घेरा हुआ, ठीक है ना। सो ये भी क्या हो गया, पेनिनसुला। इसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। आपने नाम सुना होगा अरब प्रायद्वीप, पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, पेनिनसुला। अनूप, आपने उल्टा आंसर लिखा है, 3 साइड लैंड एंड 1 साइड वाटर तो सभी का है। ये देखो, ये जमीन है, तीन साइड जमीन, एक तरफ पानी है, ये जमीन है, तीन तरफ जमीन, एक तरफ पानी है, तो क्या ये सब जगह पेनिनसुला है? नहीं, ठीक है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। ठीक है अनूप, आपने उल्टा लिख दिया, 3 साइड्स वाटर एंड 1 साइड लैंड। तो आप पेनिनसुला का डेफिनेशन लिख लीजिए, इट्स ओके फाइन, ठीक है ना। लेकिन आप लोग आंसर करते हो, जितनी बार आप आंसर करोगे कुछ ना कुछ गलती होगी, तो वो हमेशा याद रहेगा, हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती किया था, ठीक है ना। मैं बोले जा रही हूँ, आप लिखे जा रहे हो, तो ना तो आपको पता आप क्या लिख रहे हो। इफ यू विल इंटरैक्ट मोर यू विल लर्न। यस राइट, पेनिनसुला, इट इज अ पीस ऑफ लैंड, it is a piece of land which is surrounded by water from 3 sides. प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यह एक ऐसा स्थल भाग है जो 3 तरफ पानी से घिरा है। यह एक ऐसा स्थल भाग है जो 3 तरफ पानी से घेरा है, ठीक है, पेनिनसुला। फिर आपने एक और टर्म सुना है, गल्फ, खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, राइट, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। सो व्हाट इज खाड़ी, व्हाट इज गल्फ, व्हाट इज गल्फ, गल्फ क्या होता है, एनी आइडिया? जो बेसिक आइडिया आपको अभी तक आता है, जो भी आइडिया है वो बताओ, व्हाट इज गल्फ? दिस इज बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। सो व्हाट इज गल्फ? ये सुप्रिया, a narrow water body which is surrounded by land from 3 sides. Yes, very good. आयुष, लैंड से सी फॉर्म करता है। क्या लिखा है आयुष, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आप इलेबोरेट करेंगे? लैंड से सी फॉर्म करता है, विच इज सराउंडेड बाई लैंड। लैंड से सी फॉर्म करता है, आई थिंक आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो मुझे यहां समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार फिर से लिख दीजिए। यस सुप्रिया, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, यहां पर पानी दिख रहा है, अरब पेनिनसुला, और इधर बीच में पानी गया बीच में, और ये पानी 3 तरफ जमीन से घिर गया, पानी 3 तरफ जमीन से घिर गया। अच्छा, कवर वाटर बॉडी बाय लैंड इन अ सी शेप फॉर्म। आयुष, जरूरी नहीं है कि जो गल्फ है वो सी शेप ही हो, ठीक है। ये यहां तक तो आपका ठीक है कि एक ढकी हुई वाटर बॉडी है जो कि जमीन से घिरी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है गल्फ का आकार सी हो,
ठीक है, ये गल्फ आप ऐसे समझिए पेनिनसुला का एकदम उल्टा। पेनिनसुला क्या था? एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ पानी से घिरी हुई है। अब आप यहां देख रहे हो मैप में, दिख रहा है अच्छे से? यहां ये क्या है? अरब पेनिनसुला, और यहां बीच में पानी दिख रहा है इधर। अब ये पानी तो सी शेप में नहीं है, क्लियर हो रहा है? अच्छे से दिख रहा है? लेकिन ये पानी तीन तरफ जमीन से घिर गया कि नहीं, है ना? तो ये क्या हो गया? गल्फ। क्लियर है? A narrow water body which is surrounded by land from three sides. Yes, आशीष, वेरी गुड। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर हुआ। एक ऐसा पानी जो तीन तरफ जमीन से घिर जाए उसको गल्फ कहते हैं या खाड़ी कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुला, देखो यहां पे पेनिनसुला भी है तो गल्फ भी है। ये पेनिनसुला क्या होता है? जमीन जो तीन तरफ पानी से घिरी है। खाड़ी क्या है? पानी है जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ है। क्लियर है? तो आप लिख लो गल्फ। और यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखो, यहां भी नैरो वाटर बॉडी है। जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो यहां ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना? आप इंडिया के मैप को अगर चौड़ा करके देखेंगे तो हम ऐसा बनाते हैं इंडिया का मैप, है कि नहीं? तो यहां ये पानी आ गया, अंदर तक जा रहा है ये पानी, तीन तरफ जमीन से घिर गया कि नहीं? ये पानी तीन तरफ जमीन से घिर गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? खाड़ी। फिर यहां देखो इस जगह भी तीन तरफ ये पानी जमीन से घिर गया कि नहीं? तो ये भी क्या हो गई? खाड़ी। ठीक है ना? इसी को कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। यहां फिर से देखो इंडिया में इस जगह पे पानी है तीन तरफ जमीन से घिरा, इसी को कहते हैं गल्फ। क्या कहते हैं बताइए? इस वाले को क्या कहते हैं? यस, एक तो कच्छ की खाड़ी मैंने नाम बता दिया, ये दूसरी खाड़ी का क्या नाम है? यस यस हर्षवर्धन, यस अनूप, यस, ओनली 2 स्टूडेंट्स नो। हाँ, खंबात की खाड़ी सुना होगा आपने सुना होगा गल्फ ऑफ कैम्बे। यस यस आयुष, खंबात की खाड़ी इसको कहते हैं, खंबात की खाड़ी इसको कहते हैं गल्फ की खाड़ी। ठीक है ना? और अगर अब हम इंडिया के मैप को थोड़ा आगे चले तो ये यहां पर ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहते हैं कि नहीं? तो देखो ये हो गया अपना गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। उस तरफ हम कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा आ गया? गल्फ ऑफ कैम्बे, या हम इसे ये भी कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, दोनों एक के ही नाम है। तो तीन, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, और इसको क्या कह रहे हैं? बे ऑफ बंगाल। हिंदी में एक ही नाम आ रहा है खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, गल्फ एंड बे। बे, सो व्हाट इज बे? बे क्या होता है? अगर पतला सकड़ा है तो हम, यस यस आयुष,
बे ऑफ बंगाल भी सी है क्या? ब्रॉड वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. यस आशीष, योर आंसर इज करेक्ट. अगर सकरी वाटर बॉडी तीन तरफ जमीन से घिरा है तो हम कहते हैं गल्फ, कच्छ की खाड़ी. ठीक है ना. अगर ब्रॉड वाटर बॉडी है, तीन तरफ जमीन से घिरा है, तो उसे कहेंगे बे. ज्यादा कुछ अंतर नहीं है गल्फ और बे में. ठीक है. कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दोनों हिंदी में एक ही नाम है, इंग्लिश में दो नाम है. सकरा है, पतला है, गल्फ. ठीक है. और अगर चौड़ा है तो हम कहेंगे इसको बे. क्लियर है. लिख लीजिए गल्फ. गल्फ, इट इज अ नैरो वाटर बॉडी. It is a narrow water body which is surrounded by land. It is a narrow water body which is surrounded by land from three sides. खाड़ी, यह एक ऐसा जल निकाय है, यह एक ऐसा जल निकाय है जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ है. जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ है. बे लिख लीजिए. ब्रॉड वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स. ब्रॉड वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स. यस आयुष, क्या बे ऑफ बंगाल भी सी है क्या? यस, इट इज अ सी. लेकिन ये एक ऐसा सागर है, अगर कोई सागर की ये विशेषता है कि वो तीन तरफ जमीन से घिर जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम और ज्यादा क्या आ जाएगा? खाड़ी. ठीक है. आप सही कह रहे हैं भाई. सागर क्या है? जो आधा अधूरा घेरा हुआ हो. ठीक है. अगर ये तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ नहीं होता हम इसको सी ही बोलते, क्योंकि नीचे क्या आता? यहाँ अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स आ जाते. अंडमान निकोबार के द्वीप आते हैं इसीलिए. ठीक है. सो बे लिख लीजिए. इट इज अ ब्रॉड वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स. ठीक है. अब देखिए, इंग्लिश में तो दो नाम हो गए, गल्फ और बे. हिंदी में एक ही नाम है, खाड़ी. लेकिन हिंदी वालों को भी टर्म्स पता होना चाहिए. तो आप ऐसे लिख लो, गल्फ का मतलब सकड़ी खाड़ी, बे का मतलब चौड़ी खाड़ी. ठीक है. गल्फ का मतलब सकड़ी खाड़ी, बे का मतलब चौड़ी खाड़ी. फिर आपने टर्म सुना है गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश. यस, खाड़ी देश को, खाड़ी देश जो है गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हैं? एनी आइडिया? दो चार नाम बता दीजिए. गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के दो चार नाम बताइए. खाड़ी देश. यस, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया. वेरी गुड. यस आशीष. ईरान, इराक. यस कतर. यस प्रिया, ईरान. यस अनूप, ओमान. हाँ,
तो वेरी गुड। बहरेन, इन सबको हम गल्फ कंट्रीज क्यों कह रहे हैं? Why we are calling them Gulf countries? Why we are calling them Gulf countries? खाड़ी देश क्यों कह रहे हैं हम इनको? सराउंडिंग दी पर्शियन गल्फ, ये यस, यहां हमने देखा ये एक खाड़ी है, तीन तरफ पानी से, तीन तरफ जमीन से घिरी हुई है। इस खाड़ी का नाम क्या है? पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ठीक है ना, इसका नाम है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को कहते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है ना। और इस खाड़ी के किनारे ही ये सारे देश हैं जिनके नाम आप लोगों ने लिखे हैं, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय पर्शियन गल्फ, बिकॉज दे आर, यस प्रिया, ये गल्फ से नहीं घिरे हैं, इन्होंने गल्फ को घेरा है, ठीक है आयुष, ये गल्फ से घिरे हुए नहीं है, इन्होंने गल्फ को घेरा है। वो सारे देश जिन्होंने फारस की खाड़ी को घेर रखा है उन्हें पर्शियन गल्फ कहेंगे, ये खुद घिरे हुए नहीं है। ये देखो, अगर एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये किसको घेर रहे हैं? ये फारस की खाड़ी को तो घेर रहे हैं। So these are those countries which surrounding the Persian Gulf, which are located in the areas close to Persian Gulf. इनको खाड़ी देश कहते हैं। देखो, ईरान यहाँ है, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, ओमान, इन सबको हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं। क्लियर? तो आप इसलिए नहीं कहते कि इन सब में तेल का प्रोडक्शन होता है। हाँ, इट इज अ चांस कि यहाँ जितने भी देश हैं इन सब में ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो खाड़ी देश, आपने सुना होगा गल्फ वॉर हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, तो इन्हीं देशों के बीच में जब युद्ध हुआ उसी को गल्फ वॉर कहा गया। क्लियर है? सो आप लिख लीजिए, गल्फ कंट्रीज आर दोज कंट्रीज, Gulf countries are those countries which is surrounding the Persian Gulf. खाड़ी देश वह देश है, खाड़ी देश वह देश है जो फारस की खाड़ी के तीनों ओर स्थित है। Gulf countries are those countries which is surrounding the Persian Gulf. खाड़ी देश वह देश है जो फारस की खाड़ी के तीनों ओर स्थित हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आ गए? ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। यस रॉबिन, गल्फ तो इंडिया में भी है, छोटे गल्फ है ना, पूरा भारत किसी गल्फ से घिरा हुआ नहीं है ना। भारत की ज्यादा स्पेसिफिक विशेषता क्या है? वो एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है,
तो जो गल्फ है वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, उसके तुलना में उसके पेनिनसुला का आकार बड़ा है। अगर गल्फ बड़े होते, पेनिनसुला छोटा होता, तो बोलते गल्फ कंट्रीज। और यहाँ तो एक ही देश है भारत, यहाँ कितने 8 देश आ गए। ठीक है, ये सारे 8 कंट्रीज हैं। इनका यूएई आपको पता है ना, यूएई की कैपिटल क्या है? व्हाट्स द कैपिटल ऑफ यूएई? अरेबियन पेनिनसुला वहां है, तो अरेबियन पेनिनसुला पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, एक अकेला सऊदी अरेबिया नहीं है। ठीक है, आप सही कह रहे हो। अरेबियन पेनिनसुला, आशीष, ये पेनिनसुला पे सिर्फ सऊदी अरेबिया देश नहीं है। ये जो सारे नाम आ रहे हैं ना, ये कुवैत, बहरीन, ईरान और इराक को छोड़ दो, ईरान इराक को छोड़ दो, तो ये सारे देश अरब पेनिनसुला पे ही है। यस, आबू धाबी। यस यस, प्रांशु, सृष्टि, आशीष, अर्पित, आबू धाबी। तो दुबई कहां पर है? दुबई किस देश में है? आबू धाबी जो है, यस रवीना, आबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। और दुबई कौन से उसमें स्थित है? यस अनूप, यूएई में ही है, याद रखिएगा। दुबई भी यहीं पर है। दुबई कैपिटल नहीं है, लेकिन इट इज अ इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूएई ओनली। यस सुप्रिया, जैसे अपने यहाँ मुंबई है, इंपॉर्टेंट सिटी है, बट कैपिटल इज दिल्ली, उसी तरह से। ठीक है, सो ये सब क्या है? गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश है। यहां हमने देखा ही था, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से आधा अधूरा अलग कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला पानी है, उसी को हम क्या कहते हैं? अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है ना, यहीं पर श्रीलंका पड़ता है। और इन दोनों को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है ना? सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंडियन ओशियन। ठीक है ना? इंडियन ओशियन में सिर्फ एक ही वोल्केनो है, एक ही एक्टिव वोल्केनो है। कैन यू नेम इट? भारत में भारतीय हिंद महासागर में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस प्रांशु, वेरी गुड, ओनली वन आंसर। यस यस हर्षवर्धन, रवीना, हम लोगों ने किया था ये टॉपिक वोल्केनो जब किया था। ठीक है ना? यहां पर जहां अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार यहां पड़ेंगे, ये आ गए अंडमान निकोबार। सो यहीं पर ये वोल्केनो है, 2 वोल्केनो है, उसमें से एक एक्टिव है, एक सक्रिय है। और पूरे हिंद महासागर में दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो। यस यस मोहिनी मोहम्मद, यस, दिस इज बैरन आइलैंड। तो लिख लीजिए, बैरन आइलैंड is the only active volcano of Indian Ocean. Yes, Harshvardhan, is Narcondam active volcano? लिख लीजिए, बैरन आइलैंड is the only active volcano of Indian Ocean. बैरन ज्वालामुखी हिंद महासागर का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, नारकोंडम इज डॉर्मेंट, इट इज नॉट एक्टिव। यस
यस प्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, नारकोंडम एक और आइलैंड ज्वालामुखी है यहाँ पे, नारकोंडम आइलैंड। लेकिन ये कैसा है, ये कैसा है, डॉर्मेंट। ये कैसा है, एक्टिव, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कैसा है, नारकोंडम आइलैंड, ये कैसा है, डॉर्मेंट, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सो क्वेश्चन आ जाएगा आपके, हिंद महासागर का एकमात्र कौन सा ज्वालामुखी है जो हिंद महासागर में स्थित है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बैरन आइलैंड। इस नाम से ही पता चल रहा है, बैरन, बैरन मतलब वीरान। एक्टिव है ज्वालामुखी, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उसको बैरन आइलैंड कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ओशियन। यस, नाउ नेक्स्ट इज द fifth largest ocean, that is Antarctic Ocean, Antarctic महासागर। Yes Ashish, very good, very prompt answer। Antarctic Ocean। Antarctic Ocean, also known as Southern Ocean। एंटार्क्टिक महासागर या फिर दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर कहाँ है ये एंटार्क्टिक महासागर, एंटार्क्टिक ओशियन, वेयर इज इट, कहाँ पर है ये महासागर, फ्रॉम 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बाउंड्री है। यस देखो अभी आपने देखा पैसिफिक ओशियन ऊपर से लेके नीचे तक था, नीचे तक जहां तक एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आ जाता है। अटलांटिक ओशियन भी ऊपर से लेके नीचे तक है, ठीक है। हिंद महासागर भी नीचे तक है एंटार्क्टिका तक, ठीक। अगर हम अर्थ का साउथ पार्ट देखें, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये धरती है, ठीक है ना। आपने देखा ये आ गया, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज दी नॉर्थ अमेरिका। मैं आधा बना रही हूं अमेरिका। यहां आ गया अपना यूरोप, उसी से आगे चले ये यूरोप, यूरोप के नीचे दिस इज अफ्रीका, इधर आगे चले ये आ गया इंडिया, ये अपना पूरा एशिया आ गया, इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता साउथ पोल पर, साउथ वाला पार्ट दिख रहा है ना, आइडिया लग रहा है आपको, ये अपना साउथ अमेरिका आधा दिख रहा है। और एंटार्क्टिका आ गया, दिस इज एंटार्क्टिका, कॉन्टिनेंट है,
याद है ना, साउथ पोल पर जमीन है एंटार्क्टिका। तो इधर हम देखें पैसिफिक ओशियन ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ, ये वाला ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, ये कौन सा ओशियन आ गया, अटलांटिक ओशियन। अब तो ये चीज क्लियर हो गया ना। ठीक है, तीनों ओशियन नीचे तक घिरे हुए हैं, तीनों ओशियन नीचे तक जा रहे हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट भी तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस पानी को हम कह रहे हैं एंटार्क्टिक ओशियन या सदर्न ओशियन। सर्कुलर है ये, फ्रॉम 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यस, वेरी गुड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है ये। ठीक है ना। अब देखा जाए ये जो पानी है, ये लग रहा, ये अटलांटिक ओशियन है, दिस इज अटलांटिक ओशियन। तो देखा जाए तो ये जो ओशियन है दक्षिण वाला पार्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन इसी को कह रहे हैं हम, एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन इसी को कह रहे हैं। ध्यान रखना, ये जमीन, कॉन्टिनेंट चीज अलग है, ओशियन चीज अलग है। साउथ पोल पर जमीन है, अर्थ को अगर हम उल्टा करके देखें तो साउथ पोल जहां पर है बड़ा जमीन का भाग, चारों तरफ पानी से घिरा, वो क्या है, कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ पानी से घिरा है, इसी को एंटार्क्टिक ओशियन कह रहे हैं। लेकिन देखो, अटलांटिक ओशियन ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर भी नीचे तक फैला हुआ है, इधर पैसिफिक ओशियन भी नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आप जिसको एंटार्क्टिक ओशियन बोल रहे हो, वो एक्चुअल में देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन का साउथ पार्ट, इंडियन ओशियन का साउथ पार्ट और पैसिफिक ओशियन का साउथ पार्ट ही तो है, अलग से तो महासागर नहीं है ना ये। तो इसे अलग महासागर बनाने की क्या जरूरत है। सो वी डोंट एग्री दैट एंटार्क्टिक ओशियन इज अ सेपरेट ओशियन। तो आखिर हमारे महासागर हैं कितने, आपको पता, ये ऊपर जो पानी है, ये पानी कौन सा हो गया, आर्कटिक ओशियन। तो पांचों ओशियंस की पोजीशन क्लियर दिख रही है ना, आर्कटिक ओशन ऊपर हो गया। ठीक है ना। सो इस चीज को लेकर के कि आखिर हमारे ओशियंस है कितने, हाउ मेनी ओशियंस डू वी हैव, इसको लेकर के ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया, अंतरराष्ट्रीय विवाद हो गया कि आखिर महासागर है कितने। आप पुरानी एनसीईआरटी बुक्स को उठा करके देखिए, वहां लिखा हुआ है वी हैव 4 ओशियंस। 4 कौन से, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन। वो इस 5वें महासागर को महासागर मानते ही नहीं है। लेकिन अब आप नई एनसीईआरटी बुक्स को उठा के देखोगे तो वहां पे दिख रहा है कि उन्होंने लिख रखा है 5 ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एक और ओशियन इज एंटार्क्टिक ओशियन। तो कितने महासागर हैं, इस मुद्दे को लेकर के 2 ग्रुप बट गए। एक ग्रुप कहता है कि नहीं भाई 4 ही है, हम नहीं मानते 5वां महासागर। जिसको आप 5वां महासागर कह रहे हो वो अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन का साउथ पार्ट ही तो है, तो अलग से ओशियन बनाने की क्या जरूरत है, हम नहीं मानते। दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं हम तो मानेंगे भाई, 4 तो ये आपके हैं ही जो अलग अलग दिख रहे हैं, 5वां ये है एंटार्क्टिक और सदर्न ओशियन। यस अनूप मैम, वाटर बाउंड्री डिसाइड कैसे होता है इंटरनेशनल लेवल पे? अभी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे डिसाइड होता है। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि इस पानी को ऊपर के पानी से अलग कर रहा होगा। ठीक है ना। सो दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं भाई, हम तो कहेंगे टोटल 5 ओशियंस वी हैव, एंटार्क्टिक ओशन इज अ सेपरेट ओशन।
तो जैसे अभी आपने अनूप पूछा कि भाई बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी, उन्होंने इसको पांचवा महासागर क्यों बोला, जो लोग बोल रहे हैं सेपरेट ओशियन है तो क्यों है, तो भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अंटार्कटिका के जो आसपास का पानी है वो बहुत ही ठंडा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, साउथ पोल आपको पता है, यहाँ पर ग्लेशियर्स है, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और ये सब जम गया है, बर्फ बन गया है, आइस हो गया है, क्लियर। तो इसका मतलब ये ऊपर का पानी तो अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया या पैसिफिक हो गया, ऊपर का पानी तो गर्म है, नीचे का पानी ठंडा है अंटार्कटिका का, क्लियर, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर यहाँ बर्फ है यानी ये वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, जबकि ऊपर का पानी कैसा है, खारा पानी है, खारा पानी है, ठीक है। ये जो पानी नीचे है अगर मीठा पानी है तो यहाँ की मछलियां अलग तरह की होंगी, यहाँ के जीव अलग तरह के होंगे, किससे, ऊपर वाले पानी से। यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग होंगे ऊपर वाले पानी से, ऊपर वाले पानी में खारे पानी की मछलियां मिलेंगी, खारे पानी के पौधे मिलेंगे, नीचे वाले पानी में क्या होगा, नीचे वाले में खारे पानी, जो ये पानी है अंटार्कटिक के चारों तरफ का पानी, ये पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है कि नहीं। तो यहाँ के मछली पेड़ पौधे ये सब अलग तरह के होंगे कि नहीं। तो भाई जब इसका क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है, फ्लोरा अलग है, फौना अलग है, तो हम इसको अलग ओशियन क्यों नहीं माने। इसीलिए इसको कहा गया कि नहीं ये तो अलग महासागर है ऊपर वाले महासागर से, ठीक है ना। और क्या होता है यहाँ पर, ओशियन करंट्स, अभी हम करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा जल धाराएं, ओशियन करंट। यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास तेज हवाएं, अपन ने, आपको याद होगा हमने क्या था, श्रीकिंग 60s। व्हाट इज श्रीकिंग 60s, बताओ, व्हाट इज श्रीकिंग 60s। श्रीकिंग 60s क्या है, आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे रिप्लाई करें। श्रीकिंग 60s अभी किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यस, 60 डिग्री साउथ वेस्टर्ली विंड्स, यस फास्ट ब्लोइंग विंड, यस हर्षवर्धन, यस प्रांशु, वेरी गुड। 60 डिग्री साउथ पर जो पछुआ पवन बहती है, बहुत तेज बहती है, यस सृष्टि, रॉबिन, किया था ना हमने, रॉरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, यस सुप्रिया। तो यहाँ पर पछुआ पवन बहुत तेज बह रही है, और तेज बह रही है, और ध्यान दो 60 डिग्री साउथ के आसपास जमीन ही नहीं है, जमीन नहीं है, इसलिए तो हवा की स्पीड तेज है, और हवा की स्पीड अगर इस जगह तेज होगी तो हवा के साथ साथ यहाँ पानी भी दौड़ेगा सागर में। तो यहाँ पर इस 60 डिग्री साउथ के आसपास सागर के अंदर ऐसे समझो जैसे नदी बहने लग रही है, सागर में नदी बह रही है, यानी पानी बहुत तेज चलता है इस जगह पे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यस वेस्टर्ली, यस वेस्टर्ली विंड्स बहुत तेज इस एरिया में चलती है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर सागर में पानी भी बहुत तेज दौड़ेगा, और इस एरिया के आसपास जमीन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर ही खत्म, अफ्रीका भी खत्म, साउथ अमेरिका का टिप यहाँ थोड़ा टच होता है, ठीक है ना। तो अब देखो पानी, जमीन नहीं है तो पानी घूमते 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 पूरा गोल घूम जाएगा इस एरिया में, और हवा बहुत तेज चल रही तो पानी बहुत तेज चलेगा। तो ऐसे समझो पूरे सागर के अंदर इस जगह पे पानी बहुत तेज चल रहा है, और ये पानी क्या करता है, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से मिलने नहीं देता। लेकिन एक ये बाउंड्री तो बन गई, हमें इंसानों को आंख से दिखाई नहीं दे रही, पर सागर के अंदर एक सीमा तो बन गई, वो पानी जो चल रहा है ऊपर के पानी को नीचे के पानी से मिलने नहीं देता। दिस इज द रीजन
हमने क्या किया, जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है इसी को बाउंड्री लाइन मान लिया कि हाँ 60 डिग्री, क्योंकि जमीन पर हमें कोई बाउंड्री दिख नहीं रही, कोई जमीन नहीं है, तो कोई ना कोई लाइन तो हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने लैटिट्यूड लाइन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को बाउंड्री लाइन माना और ये कहा इसके नीचे का पानी और एंटार्क्टिका के ऊपर का जो पानी है इसी को हम एंटार्क्टिक ओशियन कहेंगे। और ये एंटार्क्टिक ओशियन क्या है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का दक्षिण भाग है, इसीलिए एंटार्क्टिक ओशियन को सर्दर्न ओशियन भी कहते हैं। ये चीज क्लियर है। पहले 4 महासागर थे, क्लियर है। पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है, काफी बुक्स में आप देखोगे वहां पर लिखा हुआ है 4 ओशियंस, लेकिन अब हो गए 5 ओशियंस, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह ये सब कौन डिसाइड करेगा, IHO, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये डिसाइड करती है, इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बनाती है। तो आज की अब आपसे पूछ लिया जाएगा वेयर इज एंटार्क्टिक ओशियन, तो भाई कहाँ है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद का जो पानी है उसी को हम एंटार्क्टिक ओशियन कह रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद के पानी को हम एंटार्क्टिक ओशियन कह रहे हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये वाला आप एक बना लीजिए मैप ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंटार्क्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। ठीक है, इसी को साउथ से देखें तो हमें दिखेगा, साउथ दक्षिण से हम देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, साउथ पोल यहीं पर है, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल, और इसके चारों तरफ का पानी, तो इसके चारों तरफ का पानी कहां तक, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। तो इसका आकार कैसा हो गया, इट इज सर्क्यूलर इन शेप, ठीक है ना। तो ये जो पानी चारों तरफ है, ये पानी या फिर ये पानी एक ही चीज है। ये हम धरती को साइड से देख रहे हैं, ये धरती का बॉटम व्यू नीचे से देख रहे हैं। तो ये पानी कौन सा है, एंटार्क्टिक ओशियन और सर्दर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। ठीक है, तो आप ये बना लीजिए, 1 मिनट। Antarctic Ocean. This is the 4th largest ocean. ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सर्क्यूलर इन शेप. इट इज सर्क्यूलर इन शेप. इसका आकार गोल है. Next point, it is also known as Southern Ocean. It is also known as Southern Ocean. इसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं. Because it is the south part of, because it is the south part of Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Indian Ocean. इसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं क्योंकि यह अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का ये दक्षिण भाग है. Next point, 60 degree south latitude. 60 degree south latitude is the boundary line of Antarctic Ocean. 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा इस महासागर की सीमा है. 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा इस महासागर की सीमा रेखा है. ठीक है. द नेक्स्ट, largest island of this ocean. Yes, very good Ashish. Alexander Island. ठीक है. लार्जेस्ट आइलैंड, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है अलेक्जेंडर आइलैंड. अलेक्जेंडर द्वीप. Alexander Island is the largest island of this ocean. इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अलेक्जेंडर द्वीप है. अलेक्जेंडर द्वीप है. डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन, इस महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? यस आशीष, यस हर्षवर्धन. साउथ सैंडविच ट्रेंच. साउथ सैंडविच ट्रेंच. याद रखिएगा, ये जो भी ट्रेंच का नाम है वहाँ आसपास में कोई आइलैंड होगा जिसके नाम पे ट्रेंच के नाम है. हमने जब किया था मरियाना ट्रेंच, यानी मरियाना आइलैंड पास में था. जावा ट्रेंच तो जावा आइलैंड पास में था. तो जहाँ ये साउथ अमेरिका का एंड खत्म होता है यहाँ कहीं है ये ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच. ये अंटार्कटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है. ठीक है.
सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटार्क्टिक ओशियन। तो अब ये पिक्चर क्लियर है, पांचवा महासागर एंटार्क्टिक ओशियन, फोर्थ लार्जेस्ट, चौथा सबसे बड़ा महासागर है एरिया वाइज। एरिया वाइज ये जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक ओशियन को अगर हम देख रहे हैं, ये आर्कटिक ओशियन है, इधर यूरोप आ गया, यूरोप के ऊपर का पानी, एशिया के ऊपर का पानी, और इधर आ गया नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का पानी, आर्कटिक ओशियन है। यहां पर बीच में ग्रीनलैंड आइलैंड पड़ रहा है, ठीक है ना, आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट इज सबसे छोटा ओशियन है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम मैप में देखते हैं तो हमें इसका आकार नहीं समझ आ रहा, इसका शेप कैसा है आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे हमारी धरती को ग्लोब से, तो ये कैसा दिखेगा। अगर हम देखें यहां पर, ये आ गया अपना नॉर्थ अमेरिका, हम इसका अब टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना नॉर्थ अमेरिका, अब हम क्या कर रहे हैं, धरती का टॉप व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा ये आइजेमस आ गया नॉर्थ अमेरिका, यहां पर बीच में एक आइलैंड पड़ रहा है, दिस इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप, ये ग्रीनलैंड आइलैंड आ रहा है। और ग्रीनलैंड के आगे से ही यहां से ये शुरू हो जाता है यूरोप, और यूरोप के आगे ही ये आ गया अपना एशिया। आपको पता है यूरोप के नीचे इधर अफ्रीका पड़ेगा फिर, ठीक है ना। सो ये आ गया अपना अरब पेनिनसुला, ये आ गया, इधर चलेंगे इंडिया, सो ये आ गया अपना एशिया, एशिया, एशिया के इधर ये आ गया यूरोप, और ये बीच में जो पानी है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट आर्कटिक ओशियन। थोड़ा जगह कम पड़ गई, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के पॉइंट यहाँ टच हो जाते हैं, आपको ध्यान होगा बैरिंग स्ट्रेट है, ये इतना है, ठीक है ना, और ये नॉर्थ अमेरिका का पॉइंट है। सो ये जो पानी है दिस इज व्हाट आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये दिख रहा है आपको, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इधर एशिया और उधर नॉर्थ अमेरिका का पॉइंट टच होता है, ठीक है ना, ऐसे। सो दिस इज आर्कटिक ओशियन। और ये जो आर्कटिक ओशियन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पड़ रहा है ये ग्रीनलैंड। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब देखो ये पानी यहाँ आ रहा है, ये पानी कौन सा जा रहा है नीचे, अटलांटिक ओशियन। तो मेनली आर्कटिक ओशियन जो है पैसिफिक से तो जुड़ा है, लेकिन बहुत छोटा वहां पर स्ट्रेट है। मेनली ये किससे जुड़ा है, ये कौन सा पानी आ गया, अटलांटिक ओशियन।
सो ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें इसका आकार कैसा बन रहा है, एक उल्टा यू शेप में। इसको अगर हम यूं घुमा दें तो यू शेप हो जाएगा। यस, सो ये आर्कटिक ओशन का आकार कैसा है, यू शेप। और ये बीच में जो पोल आ रहा है ये क्या है, नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल पानी में है, नॉर्थ पोल पानी के अंदर है। ठीक है, सो इसका शेप कैसा हो गया, यू शेप। अगर धरती को गोल घुमा दे, इस तरह से बना दे तो वो वैसे हो जाएगा। गोल है ना, इसको कैसे भी देख सकते। तो इसका आकार कैसा है, यू आकार का है, यू शेप। आर्कटिक ओशियन 3 कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है, 3 महाद्वीप से ये घिरा हुआ है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आइलैंड है, दिस आइलैंड इज व्हाट, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है ना, सो लिख लीजिए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, it is the smallest ocean, ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा ये सबसे छोटा महासागर है, ये सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट, it is of U-letter shape, इसका आकार, इसका आकार यू आकार का है। नेक्स्ट पॉइंट, it is surrounded by 3 continents, ये 3 महाद्वीप से घिरा है, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये 3 महाद्वीप से घिरा है, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। So this is which is the largest island of Arctic Ocean? Any idea? आर्कटिक ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड, यस, बर्गम आइलैंड। यस आशीष, स्पिट्सबर्गन आइलैंड। यस हर्षवर्धन, सबसे बड़ा आइलैंड है स्पिट्सबर्गन आइलैंड। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? स्पिट्सबर्गन आइलैंड। स्पिट्सबर्गन आइलैंड। डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त कौन सी है आर्कटिक ओशन की? ये चल रहा है अपना आर्कटिक ओशन। सबसे गहरी गर्त कौन सी है? यस, यू शेप में तो ग्रीनलैंड भी इसमें ही आ रहा है। ग्रीनलैंड दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा है, थोड़ा नीचे तक भी आता है, अपने मैप में थोड़ा छोटा हो गया,
ग्रीनलैंड, आपको याद होगा जब मैंने बनाया था अटलांटिक ओशन का मैप, ठीक है ना। और इसमें क्या, यहाँ पर इस वाले जो ग्रीनलैंड का इस वाला किनारा है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, सो वी बेसिकली कंसिडर इट इनटू अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड के पास ही यहाँ पर आइलैंड्स का ग्रुप है, स्वेलबार्ड आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उसी में ये एक आइलैंड है स्पिट्सबर्गन, ठीक है ना आयुष। यस, डीपेस्ट ट्रेंचेस लिथके द्वीप, so this is all about the Arctic Ocean. so यहाँ अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए, मेजर ओशियंस, ठीक है। हमने चारों ओशियंस देख लिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। तो एक बार ब्रॉड लेवल पे हम देख लें इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो जो मेन टॉपिक है ओशियन का, जो मेन टॉपिक है वो है ओशियन करंट्स। एक शॉर्ट में हम बस हिंद महासागर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन, महासागर की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन। महासागर की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, कहीं पहाड़ है, मैदान है, ठीक है। तो जहां कॉन्टिनेंट खत्म होगा, ऐसे कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, तब ये कॉन्टिनेंट का एक भाग ये आएगा, ठीक है ना। ये महासागर यहां तक भरे होते, ये महासागर है। हम क्या देख रहे हैं, महासागर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लियर है। सो यहां होगा कॉन्टिनेंटल राइज, ये आ गया ओशियन फ्लोर, समुद्र का तल, ठीक है ना। सो कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा, ये यहां तक होता है एक्चुअल में कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा हमेशा सागर में डूबा हुआ रहता है, तो इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इन्हें कहते हैं जलमग्न तट, महाद्वीपीय जलमग्न तट। ये महाद्वीप का वो हिस्सा है जो परमानेंटली सागर में डूबे रहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है ना। हमने डिस्कस किया था पैसिफिक ओशन के पश्चिम भाग में ही सबसे ज्यादा आइलैंड्स है, याद है, याद है कि नहीं, यस, है ना। तो पैसिफिक ओशन के वेस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा आइलैंड्स क्यों हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है। अब देखो, अगर ज्वालामुखी यहां फटेंगे तल में
तो ये तो इतने ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे ना कि ये ऊपर आ जाए और हमें इसकी चोटी नजर आए। हाँ, लेकिन अगर ज्वालामुखी यहाँ फट गए इस एरिया में, तो ये तो जल्दी से हमें दिखाई देने लग जाएंगे ऊपर आइलैंड्स। तो जिस जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़े होंगे और वहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स विल बी फॉर्म्ड। आ गया समझ में? दिस इज द रीजन। आप याद करो, मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा आइलैंड्स क्यों है? तो आंसर वहां पे क्या था? पश्चिम भाग में कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो चौड़े हैं, इस वजह से। यस, सेम इन द आर्कटिक ओशन ऑल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड हर्षवर्धन। आर्कटिक ओशन में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। वहाँ की जो आर्कटिक ओशन है, इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी बहुत चौड़ी चौड़ी है। इसीलिए देखो, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। यस, वेरी गुड आशीष, हर्षवर्धन, आयुष, रवीना। पैसिफिक ओशन जो है सबसे गहरा महासागर है। और सबसे शैलोएस्ट ओशन कौन सा है? सबसे कम गहराई का महासागर कौन सा है? यस, आर्कटिक ओशन। यस हर्षवर्धन, अनूप, रवीना। हाँ, क्योंकि वहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही चौड़े चौड़े हैं। ठीक है ना? तो जहाँ आपने आर्कटिक ओशन लिखा है वहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट इज द शैलोएस्ट ओशन। ये सबसे कम गहराई का महासागर है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है सबसे कम गहराई के महासागर है। और जहां पैसिफिक ओशियन है वहां भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज द डीपेस्ट ओशियन। ये सबसे गहरा महासागर है। आर्कटिक ओशन जहां लिखा है वहां लिख लीजिएगा, इट इज द शैलोएस्ट ओशियन। तो आप देख रहे हो ये क्या है? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक है ना? यहाँ अपना ये कौन सा पार्ट शुरू हो गया है? ओशियन। ये पूरा ओशियन है, महासागर। ठीक है? सो इनको हिंदी में कहेंगे जलमग्न तट। महाद्वीप का वो भाग जो हमेशा सागर में डूबे रहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है? फिर क्या होगा? जहां कॉन्टिनेंट खत्म होंगे एक ढाल आएगी, स्लोप आएगा। ठीक है ना? लास्ट तो इसको ढाल को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल। ठीक है? जहां पे ये कॉन्टिनेंट्स के एंड होते हैं, यहां कहीं कहीं पर ऐसे होता है पार्ट, प्लेटफॉर्म टाइप। इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार।
महाद्वीपीय उभार। देखो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको टर्म्स पता होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है ना। अब ये पूरा जो आ गया प्लेन एरिया, इसी को हम कहते हैं सागर का तल। फिर यहाँ भी कॉन्टिनेंटल राइज मतलब जहाँ से कॉन्टिनेंट उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इधर भी कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, फिर यहाँ भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, फिर कॉन्टिनेंट आ गए, ठीक है ना। तो जो सेम स्ट्रक्चर है उस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर आ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसको जहाँ ये पूरा सागर का तल है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओशियन का फ्लोर, समुद्र का तल। ये पूरा क्या है, समुद्र है, महासागर है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओशियन फ्लोर, समुद्र का तल, समुद्र का तल, ओशियन फ्लोर। इस ओशियन फ्लोर पर बीच में जहां पर भी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो यहाँ लावा निकल रहा होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या बन सकती है, रिजेस, रिजेस, ठीक है ना। वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, रिजेस बन रहा है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो समुद्र में छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, ओशियानिक रिज। रिज याद है ना, छोटी पहाड़ी। और ये रिजेस क्या है, इसको कहेंगे हिंदी में समुद्री कटक। कटक, रिज मतलब ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। कहाँ मिलेंगी, ओशियन फ्लोर पर मिलेंगी। या कहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऊंचा उठा हुआ थोड़ा प्लेन एरिया सागर में हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, ओशियानिक प्लेट्यू, ओशियानिक पठार। प्लेट्यू कहेंगे, समुद्री पठार भी होंगे ऐसे। या ऐसा हो सकता है ऊंचा उठी हुई कोई पहाड़ी है जिसका टॉप फ्लैट है, ऐसे भी पहाड़ होंगे सागर के अंदर। ऐसे पहाड़ों को समुद्री पहाड़ों को कहते गायट्स, समुद्री पठार। तो ये सब चीज मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो ओशियन का फ्लोर है, इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, अबाइजल प्लेन। याद रखिएगा, अबाइजल प्लेन। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ये अबाइजल प्लेन, अबाइजल मैदान जो है कहाँ मिलते हैं, समुद्र के तल को, प्लेन एरिया को अबाइजल प्लेन कहते हैं। क्लियर है। सो महासागर के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं डिक्टेट कराने को, आपको बस मेन चीज़ ये देखो, जैसे पहाड़ आप ज़मीन पर देख रहे हो, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो इस तरफ, मान लो ऐसे है, एक पहाड़ी है, आगे फिर पहाड़ी है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। ये देखो, सी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर। ये दिख रहा है, आए, हाँ, यहाँ पर फिर एक पहाड़ी ऐसे आ गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो अब ये देख रहे हो आप, कैन यू टेल मी व्हाट इज इट, क्या बन सकता है ये, नहीं दिख रहा। यस, मार्जिनल सी, सागर। याद है, इसलिए इसको सागर कहते हैं। अब समझ में आ गया सागर और महासागर में अंतर। मैंने क्या कहा था, सागर वो है जो आंशिक रूप से महासागर से अलग है। अब इसी को आप टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, इधर एक आइलैंड है जिसने महासागर के एक पानी को मेन सागर से अलग कर दिया। ये सी है, सागर, मार्जिनल सी भी कहते हैं, या सी,
सागर, समझ में आ गया? ऐसे बनते हैं ये सागर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो कोई आइलैंड है या कोई ज़मीन का भाग है जो सागर के मेन पानी को उससे आधा अधूरा अलग कर रहा है, तो ये सी है। यानी सी की गहराई कम होती है और जो महासागर होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है? सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन। महासागर की आंतरिक संरचना। तो इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको टर्म्स पता होने चाहिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ढाल क्या होता है, या आपसे यही पूछ ले कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ मिलता है, तो आप सोचो कॉन्टिनेंट पे ढूंढना शुरू कर दोगे कि कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ है। इट इज इन द ओशियन, ठीक है ना? तो एक लाइन सब पे लिख लो आप। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन, महासागर की आंतरिक संरचना। फर्स्ट लिख लीजिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहीं पे एक टर्म हम भूल गए, ट्रेंच भी तो होती है, रिजेस है, यहाँ कहीं ट्रेंच भी बना ले। अगर कहीं गहरी खाई है तो सागर में पानी अंदर तक जाएगा, इसी को हम ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच भी तो होंगी ना, कटक। सो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना? यही हिस्सा पहाड़ी का ऊपर आ गया, तो इसी को आप क्या कहोगे? आइलैंड या आइलैंड्स हो गए, द्वीप हो गए, ठीक है? यस हाँ, सी माउंट्स भी होंगे, ये सब समुद्री पहाड़ी हैं। देखो अगर वो डूबे हुए हैं पानी में प्रांशु, तो हम इन्हें कहेंगे सी माउंट्स, और इन्हीं की चोटी अगर समुद्र की तल से थोड़ा ऊपर आ जाए तो इसको कहेंगे आइलैंड्स। यस हर्षवर्धन, व्हाट डू यू वांट टू क्लैरिफाई? हाँ लिख लीजिए एक एक पॉइंट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन, मैप बना लिया ना? तो ओशन में फर्स्ट लिख लीजिए कॉन्टिनेंट, ऑर्डर भी ध्यान रखेगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आप कॉन्टिनेंट से सागर की तरफ जा रहे हो तो पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अंदर तो कुछ भी हो सकता है, ये ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है ना? तो सबसे पहले लिख लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जलमग्न तट, जलमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। It is that part of the ocean, it is that part of ocean which permanently covered with the ocean water. Yes, yes, Harshvardhan. Ma'am, we are naming them with continental terminology in the ocean because of the ocean crust. We are naming them with the continental terminology in the ocean because of oceanic crust. Yes, yes, absolutely correct. दिस इज द रीजन। यहाँ तक ये कॉन्टिनेंट है ना, यानी यहाँ तक सियाल का लेयर है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम का लेयर है। इसके नीचे अब कौन सा लेयर आ जाएगा? सिलिकॉन मैग्नीशियम का लेयर। आपको याद है मैंने कहा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बने होते हैं? सिलिकॉन एल्यूमिनियम से। तो यहाँ से कॉन्टिनेंट का हिस्सा उठना शुरू होता है, उठते 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 फिर इतना उठ जाता है कि वो सागर के ऊपर दिखता है, ठीक है?
हाँ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जलमग्न तट, these are those part of the continent which permanently remain covered with water. जलमग्न तट, ये महाद्वीप के वो भाग है, ये महाद्वीप के वो भाग है जो जो समुद्री जल से ढके रहते हैं, या जो समुद्री जल में डूबे रहते हैं, समुद्री जल में डूबे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। It is that part of the continent beyond continental shelf, beyond continental shelf, which has steep slope, steep slope, महाद्वीपीय ढाल। ये जलमग्न तट के, ये महाद्वीप के जलमग्न तट के आगे का भाग है, आगे का भाग है जहां तीव्र ढाल होती है, जहां तीव्र ढाल होती है। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। यस अर्पित, आई एम रिपीटिंग, इट इज ये महाद्वीप के जलमग्न तट के आगे का भाग है जहां तीव्र ढाल होती है। इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेयर देयर इज अ स्टीप स्लोप। देन नेक्स्ट लिखिए कॉन्टिनेंटल राइज, continental rise। At the end of the continental slope, at the end of the continental slope, there is a raised part of the continent, from where the continent boundary starts, from where the continent boundary starts। It is generally of a gentle slope, it is generally of a gentle slope। महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय ढाल के अंत में महाद्वीप का एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है, जहां से महाद्वीपीय क्रस्ट शुरू होता है, जहां से महाद्वीपीय भूपटल की शुरुआत होती है। इसी को महाद्वीपीय उभार कहते हैं। Yes, Ravina, I'm repeating. At the end of the continental slope, there is a raised part with a gentle slope. मतलब इसकी ढलान ज्यादा नहीं है, with a gentle slope. It is that part from where the continental crust begins.
इट इज दैट पार्ट फ्रॉम वेयर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब कॉन्टिनेंट का कोई हिस्सा नहीं बचता। जो ये पूरा फ्लोर है, ओशन का फ्लोर, इसको हम ओशन समुद्र तल या अबाइजल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अबाइजल प्लेन, ABYSSAL, अबाइजल प्लेन। This is the ocean bed or the floor of the ocean, which is almost plain, अबाइजल मैदान, ये समुद्र का तल है, समुद्र का तल है। जो अधिकांशतः मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और ये पूरे महासागर की संरचना का, पूरे महासागर की संरचना का 75% भाग बनाते हैं, 75% भाग बनाते हैं। ठीक है ना, अगर हम जितना भी देख ले, आप कॉन्टिनेंटल राइज प्लेट्यू सब में देखें तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? अबाइजल प्लेन, 75% मैदानी क्षेत्र है। अबाइजल प्लेन फॉर्म्स दी 75% of the total internal structure of ocean. Abyssal plain forms the 75% of the total internal structure of the ocean. महासागर के कुल आंतरिक संरचना का यह 75% भाग है। ठीक है ना। ट्रेंच और रिज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। गायोट्स और लिख लीजिए गायोट्स, these are those sea mounds whose top is flat. These are those sea mounds whose top are flat. ये वो समुद्री पहाड़ है जिनकी चोटी समतल है। ठीक है, so these are this is the internal structure of ocean, सागर की आंतरिक संरचना। तो ये चीज क्लियर है। हमने सारे ओशियंस देख लिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है ना, हमने ओशियन का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, सो अभी एक नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ओशियन करंट्स। सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट या कंफ्यूजन? देन डू लेट मी नो। यस, इज एवरीथिंग क्लियर? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? हाँ जी अर्पित, बताएं क्या कंफ्यूजन है? ओके ओके, रवीना, ऋषभ, आशीष, हर्षवर्धन नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओशियन करंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच। ओके ओके, गायोच को हिंदी में नहीं लिखाया, रॉबिन लिख लो। गायोच वो समुद्री पहाड़ हैं जिनकी चोटी समतल होती है। वो समुद्री पहाड़ है जिनकी चोटी समतल होती है। ठीक है, चलिए, ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैम, बाउंड्री नियर आर्कटिक ओशियन इज ऑल्सो अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। यस, एकदम सेंटर में रिज बनती है जो आर्कटिक ओशन को दो पार्ट में बांटती है। ठीक है ना? हाँ अर्पित, इसको हिंदी में भी सेम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।